नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिर्फ सॉल्विंग क्लास में। दोस्तों, आज का जो वीडियो जो है हिंदी के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज़ पे है। सो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेहतरीन है, आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पास, हाथों हाथ में कौन सा समास है? ठीक है, यदि हमसे समास की बात पूछा जाता है तो हम समास लगाते हैं, हिंदी में होता है सिक्स करके, यही लगाते हैं यहाँ पास। फिलहाल यहाँ पास ऑप्शन में लेके चलते हैं। यहाँ पास क्रमधारा है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा वो हो जाएगा इसमें अव्ययी भाव के समास में। ठीक है, अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि इसमें जो है प्रथम पद की प्रधानता रहती है। ठीक, तो यहाँ पास जो क्वेश्चन दिया है इसके अनुसार ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास यहाँ पास परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। चवन्नी शब्द में समास है। ठीक है, चवन्नी, अच्छा ये बताइए चवन्नी होता क्या? तो चवन्नी एक प्रकार का सिक्का है। ठीक है ना, आप लोगों के पीरियड में पता नहीं चवन्नी चलता था या नहीं, लेकिन हम लोग पीरियड में क्या है, चवन्नी हमने देखा है। ठीक है, चलिए जानते हैं यहाँ पास इस चवन्नी शब्द में कौन सा समास हुआ है। तो देखिए यहाँ पास यदि हम ऑप्शन को यहाँ पास लेकर चलें, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद हमारा संख्यावाची होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो चवन्नी ऐसा शब्द मिला हुआ है वह इसी के साथ में चला जाएगा द्विगु समास के। ठीक है, यहीं पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर द्विगु समास इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया यहाँ तक। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है आपकी स्क्रीन पर, त्रिफला में कौन सा समास होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। त्रिफला में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पास सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा है ये त्रिफला। ठीक है, अब यहाँ पास तीन फल ऐसा यहाँ पास इसका जैसे हम विग्रह करेंगे तो ये बनेगा तीन फलों का समूह या फिर तीन फलों का समाहार। तो कह सकते हैं भाई इसमें जो राइट ऑप्शन जाएगा किसमें चला जाएगा? द्विगु समास में जाएगा। ठीक है ना, अव्ययी भाव तो हो नहीं सकता है, ना कि द्वंद्व हो सकता है और ना कि कर्मधारा है, तो चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ में यहाँ बढ़ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पास भरपेट किस समास का उदाहरण है? ठीक है, भरपेट जो है ये किस का समास का उदाहरण है? ये चला जाएगा अव्ययी भाव के साथ में। ठीक, अव्ययी भाव समास यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा भरपेट। यदि हम इसका विग्रह करेंगे कैसा बनेगा ये? अच्छा देखिए यहाँ पास बता रहा हूँ मैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें हमारा प्रथम पद की प्रधानता रहती है। यदि हम प्रथम पद को लोप कर दें, विलुप्त कर दें, तो दूसरा पद बनेगा उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो सटीक ऑप्शन बैठेगा वो किस में चला जाएगा? अव्यय भाव समास के साथ में। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पास ये हमारा हो गया भर हो गया और ये हो गया पेट हो गया। ठीक, इस प्रकार से यदि मैं इस शब्द को यहाँ से लोप कर दूं तो जो बचा हुआ दूसरा पद है इसका कोई भी अर्थ यहाँ से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये जो ऑप्शन बैठेगा वो चला जाएगा अव्यय भाव समास के। ठीक, अव्यय भाव समास के साथ ये चला जाएगा। अब है वहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला, देशांतर में कौन सा समास होगा? ठीक है, ऑप्शन प्लेस चलिए यहाँ पास तत्पुरुष समास, जिसमें हमारा पश्च पद प्रधान होता है, वही हमारा तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारा समास में क्या होता है? पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें प्रथम पद हमारा संख्यावाची होता है और इसमें जो फोर्थ वाला दिया है इसमें कोई मतलब नहीं है, नॉट यहाँ पास है। ठीक, यहाँ पास लिख लेंगे नॉट करके, नॉन ऑफ दिस। ठीक, देखते हैं यहाँ पास ये जो दिया हुआ है वर्ष यहाँ पास देशांतर, ये किस में जाएगा? तो भाई ये जो चला जाएगा किस में जाएगा? कर्मधारा समास के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, कर्मधारा समास में। अब बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है आपकी स्क्रीन पर, साल दर साल किस समास का एक उदाहरण है? ठीक है, साल दर साल जो है ये किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारा, अव्यय या फिर द्वंद्व। तो ये जो चलाएगा अव्यय समास के अंतर्गत ये चला जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया है कि अव्ययी समास एक ऐसा समास होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रथम पद ही क्या होता है? मेन होता है इसमें का, है ना, प्रमुख होता है। तो ये चला जाएगा अव्यय भाव समास में। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, यथाशक्ति में कौन सा समास है? सेम वही क्वेश्चन आ गया, इसमें भी जाएगा, क्योंकि जब इसका हम विग्रह करेंगे तो कैसा बनेगा ये? शक्ति के अनुसार। तो चला जाएगा ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है आपकी स्क्रीन पर, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है और मैं भी ये क्वेश्चन जो आपको कई बार रिपीट कराता आ रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पास विशेषण और विशेष ये दो वर्ड्स आते हैं हम वहाँ पास लगाएंगे कर्मधारा समास।
क्योंकि यही एक समास होता है जिसमें हमारा पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक, ये उत्तर पद में आता है कौन सा, विशेष्य, और पूर्व पद की बात की जाए तो वहां पर हमको लगाना है विशेषण। तीन दोनों फैक्ट को आपको यहाँ पास ध्यान में रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पास तन मन धन में कौन सा समास है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी आपको एक काम और करना है, यहाँ पर सभी थोड़ा सा योजक चिन्ह लगा लेंगे। मैं यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा पाया हूँ, योजक चिन्ह लगा लेंगे यहाँ से। ठीक है, तन मन धन में कौन सा समास है। अब जब भी योजक चिन्ह लग जाता है और देखते हैं कि वहाँ पर सभी पद प्रधान हैं, तो हम वहाँ पर लगाएंगे कौन में, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। ठीक, वही हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, ये हो गया भाई, इस प्रकार से ये बहन। ठीक, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। उसी प्रकार रात दिन, ये भी क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है इसमें। तो भाई ऑप्शन चला जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ ये बिल्कुल सटीक बैठेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। और उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला जो है, तत्पुरुष समास के उदाहरण इनमें से कौन सा है। ठीक है, अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें हमारा पश्च पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो भाई ये चला जाएगा किसमें, एक सेकेंड यहाँ पास थोड़ा सा इंक्लूड कर लेंगे ना, बात यहाँ पास हो रही है तत्पुरुष समास की, तो ये जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही बैठेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पास सही हो जाएगा, माखन चोर। ठीक है, जैसे हम मान के चलिए हम माखन चोर का विग्रह करेंगे तो कैसा होगा, ये माखन का चोर ऐसा बनेगा जहाँ पर भी का आ जाता है या फिर के आ जाते हैं, तो ये जो है उद्धृत करते हैं किसको, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, ऐसा हमें ये बताता है का और के की। ठीक, ये सभी जो है, तो आपको ध्यान में रखना है तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसमें जो भी आएगा वो आएगा माखन चोर। ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड सही बैठेगा। भाई बहन में कौन समास आएगा, तो भाई बहन में भाई ये जो समास आएगा ये भी मैंने आपको बताया था जस्ट, ये किसमें आएगा, ये द्वंद्व समास में आएगा क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, पंचमुखी की बात की जाए तो हमको लगाना है यहाँ पास कौन सा इसमें आएगा, जिसमें प्रथम पद हमारा संख्यावाची होगा, वो किसमें जाएगा, तो वह चला जाएगा द्विगु समास के अंतर्गत। दशानन की बात की जाए तो इसमें वह समास आएगा जिसमें दोनों पद प्रधान होते तो नहीं है, लेकिन दोनों पद मिलकर एक नए दूसरी तरफ इशारा करते हैं, नए अर्थ की ओर इशारा करते हैं, तो भाई चला जाएगा ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास, अब देखिए यहाँ से क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चन साइंस के लिए हैं। ठीक, तो आपको भी इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते चलना है यहाँ पास। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पास, हृदय का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पास, हृदय का नियंत्रण मतलब जो हार्ट होता है उसको कंट्रोल में कौन करता है वहाँ पास। अब जैसे हम अपने शरीर की बाहरी पार्ट्स की बात करें, है ना, जो और दूसरे ऑर्गन्स यहाँ पास जैसे हाथ हो गया, अन्न पेशियाँ हो गई हैं, इन पर नियंत्रण हमारे शरीर का मस्तिष्क करता है। ठीक है, ब्रेन करता है। लेकिन यहाँ पास देखिए हृदय का नियंत्रण ऐसा पूछा गया इसमें, हृदय का नियंत्रण कौन करता है, तो हमको बताना भाई हृदय का नियंत्रण है वो जो करता है कार्डियक पेशी करता है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे, हृदय का नियंत्रण हमको भूल कर भी ब्रेन नहीं लगाना है, मस्तिष्क नहीं लगाना है। जब भी पूछा जाए तो हमको लगाना है कार्डियक पेशी। ठीक, क्योंकि कार्डियक पेशी क्या होता है, एक ऑटो सेल होता है ना, स्वतः कोशिका होता है ये, जो क्या करता है स्वतः चालित होकर हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट में दो प्रकार की गतियाँ होती है। पहला होता है हमारा कौन सा, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या होता है रिलैक्स होता है, मतलब कर सकते हैं संकुचन, और दूसरा शीतलन। ये दो यहाँ पास गतियाँ होती है, तो उसको संकुचन और शीतलन का कार्य जो कराता है वो कार्डिक पेशी के द्वारा ही हो पाता है। ठीक, तो यहाँ पास चला जाएगा इसका ऑप्शन कार्डिक पेशी। यदि यहाँ पास कार्डिक पेशी ऐसा न दे करके यहाँ पास लिखा होता है SA नोट, तब हम क्या डालते, वो इसी को लगाते हैं यहाँ पास, SA नोट को यहाँ पास ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान में आप रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ट्रेंड हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था। ठीक, किसकी गणना की बात की जाए, राष्ट्रीय आय की गणना। तो देखिए यहाँ पास यदि हम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो ये जो किया था दादा भाई नौरोजी ने, और ठीक कब किया था ये, तो 1868 में आपको इसको बताना है ना, ये किया था यहाँ पास। थोड़ा सा मुझे भी इसके बारे में थोड़ा सा एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पास ये संभवतः कहा जाए 1868 ही है। ठीक, यदि जैसे मुझे पता पूरा परफेक्ट से हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पास कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, आपको भी इस ध्यान में रखना है, 1868 में हुआ था, किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जाता। ठीक है यहाँ तक। अब इस बात बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला।
अब यहाँ पास जल दिवस मनाए जाते हैं। क्या है, जीके में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो दिवस के बेस पे, फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, विश्व दिवस हो गया, तो ऐसे भी क्वेश्चन 1 या 2 इस प्रकार के क्वेश्चन भी बना के पूछे जाते हैं। तो इसको भी हमको साथ में लेके चलना है, क्योंकि कहा भी जाता है कि भाई जो घड़ा होता है वो बूंद बूंद सी भरता है। मतलब हम जो नंबर कलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक एक नंबर हमारे लिए बेहद खास होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ऑप्शन को लेकर चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पास 22 मार्च, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा? ठीक बैठे यहाँ पास, है ना। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें लेकर चलते हैं। ये हो गया हमारा जल दिवस। 22 अप्रैल जिसमें देखिए क्या इसमें, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। अच्छा भाई, ये जो लास्ट टाइम बचा हुआ है ऑप्शन, ये कौन सा है? तो ये जो मनाया जाता है इसी बात का, इसमें हम एक सेकंड यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हो गया मुझसे भी, इसको थोड़ा सा आप सुधार लेंगे ना। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको बारी बारी से। देखिए यहाँ पास कोई बात नहीं, चलिए गलती सभी से हो जाती है। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं यहाँ पास। तो देखिए यहाँ पास जो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बैठेगा वो किसमें चला जाएगा? 22 मार्च के साथ में चला जाना, क्योंकि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो जितना भी यहाँ पास मैंने पॉइंट्स बताया है आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट, उसको भी आपको कॉपी में नोट करते चले जाना है। ठीक, मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी मैं क्लास लूँ या फिर मेरा वीडियो देखें आप, ठीक है, तो साथ में स्टार्टिंग में आप अपने साथ पेन और कुछ नोट्स लेकर जरूर बैठें। या फिर ये सब नहीं है आपके पास उस टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला अगला है यहाँ पास, भारत में प्रथम जनगणना किया गया था। ठीक है, अब जनगणना की जब भी बात आती है तो हमको ये मेरे आपको भी मुझे भी पता है कि भाई जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ही होती है ना। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो देखिए यहाँ पास यदि हमसे पूछा जाए कि जनगणना भाई सबसे पहले प्रारंभ कब से हुआ था, तो हमको बताना है कि सबसे जब प्रारंभ में की जाए प्रथम जनगणना तो 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। लेकिन अब जी हमसे ये पूछता क्वेश्चन में कि भाई नियमित जनगणना ये कब से शुरू हुआ था? नियमित जनगणना इसकी बात की जाए, ठीक है, नियमित जनगणना की, तब हम यहाँ पर ऑप्शन बढ़ता वो किस में जाता? 1881 में। इसको दोनों को हमको याद में रखना है। 1872 में जब ये जनगणना प्रारंभ हुआ था तो उस समय जो है भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड मेयो। ठीक है, उस समय शासक था लॉर्ड मेयो। इन्हीं के से जो है भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। और नियमित जनगणना की बात की जाए तो 1881 में ये जो है लॉर्ड लिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो इस फैक्ट को आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, नियमित जनगणना की बात की जाए तो हमको लगाना है लॉर्ड लिपन, और सबसे प्रारंभ प्रथम जनगणना के श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को। तो दोनों फैक्ट को आपको याद में रखना है। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला है आपकी स्क्रीन पर, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित है? या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं भाई जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह जो है किस ग्लैंड से, किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से मैं आपको 2 क्वेश्चन और बता रहा हूँ यहाँ पास। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनेगा, पहला पॉइंट, कि भाई ये इंसुलिन क्या होता है, तो हमको बताना है कि इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। ठीक, ना कि विटामिन, ना कि प्रोटीन्स, ना कि फैट। क्या होता है? एक इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा इसमें कि इंसुलिन जो हार्मोन जो होता है एक हमारे शरीर की किस ग्रंथि से, किस ग्लैंड से ये स्रावित होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पास ये जो स्रावित होता है, ये स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक, इसको आप कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पास अग्नाशय ग्रंथि के चारों ओर दो एक परत लगी होती है। ठीक है, चिपचिपा जैसा पदार्थ, उसको हम बोलते हैं एसिनी। और एसिनी में क्या हो जाता है? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें से हमारा एक आता है अल्फा, फिर बीटा, उसके बाद फिर डेल्टा। ठीक, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इसमें। तो जो बीटा कोशिकाएं होती है उसी से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक, अल्फा बीटा डेल्टा, इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में यहाँ पास रखना है। अब बढ़ते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का होता है? अब देखो यहाँ पास उत्सर्जन का मतलब क्या होता है भाई, हमारे शरीर से जो भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, हम हमारे शरीर में रोक कर रख नहीं सकते, तो उसको कुछ समय के पश्चात हम उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे हम? उत्सर्जन कहेंगे।
सिंपली भाषा में ना, बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया उत्सर्जन क्या होता है। अब यहाँ पास पूछा है क्या मनुष्य, तो मनुष्य चला जाएगा ऑप्शन यहाँ पास यूरिया, क्योंकि भाई जो मनुष्य होता है वह उत्सर्जन किसका करता है, यूरिया का। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन किसमें चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चला जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पास ओराइजा सटाइवा। अब देखिए आप, साइंस में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 या 2 पॉइंट तो हमारा यही बनता है कि इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, इस जीव का वानस्पतिक नाम, सॉरी वैज्ञानिक नाम क्या है। इस टाइप से भी क्वेश्चन हमको कई बार देखने को मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पास जो पूछा कि इसमें ओराइजा सटाइवा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है करके। ठीक है, वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम। तो देखेंगे ओराइजा सटाइवा ये जो होता है ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में। धान का ही जो पौधा होता है इसी क्या बोला जाता है, ओराइजा सटाइवा, और ये जो है ग्रैमनी कुल के अंतर्गत आता है। ठीक, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पास गेहूँ, तो गेहूँ का जो वनस्पति का नाम होता है इसको बोलते हैं हम ट्रिटिका एस्टाइवम। ठीक है, मटर का क्या होता है, तो पाइजम सटाइवम। ठीक, इसको आप ध्यान में कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। अब यहाँ पास अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पास फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फिर वही आ गया। यहाँ पास उल्लू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो किस में चला जाएगा, बीबो बीबो। ठीक, ये क्वेश्चन भी कई बार ट्रेंड हुआ है, इसको ध्यान में रखना है आप सभी को। ठीक, उल्लू का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो बताना है बीबो बीबो। अच्छा, यदि हमसे ये पूछा जाता कि नाजा नाजा ये किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, तो क्या बताते हैं यहाँ पास, नाग। ठीक है, पाओ क्रिस्टेटस तो ये होता है मोर का। ठीक है, पैंथेरा की बात की जाए तो ये होता है बाघ का, बाघ जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। तो इस जितना भी मैं आप सभी को यहाँ पास एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ इस सभी का आपको ध्यान में रखते चले जाना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। ठीक है, तभी आपको हर चीज़ जो है क्लियर होती जाएगी। अब यहाँ पास अगला, पादप जगत का जोकर कहलाता है या फिर किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास लाइकेन नहीं हो सकता है। ठीक, माइकोप्लाज्मा ये इसमें से ही जाएगा। तो माइकोप्लाज्मा क्या कहा जाता है, पादप जगत का जोकर कहा जाता है। क्यों जोकर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार एक निश्चित नहीं होता ये। ठीक, इसका आकार मतलब एक निश्चित आकार नहीं होने के कारण ही इसको जो है पादप जगत का जोकर कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक ना। अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए मैं जो भी यहाँ पास आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट तो करते ही जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मैं जब भी कोई भी यहाँ पास क्वेश्चन देता हूँ तो इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए चलता हूँ, ताकि हर प्रकार से जो है आपकी जो है डाउट्स जो है जो शंकाएं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ऑप्शन नंबर को वहाँ पास सिर्फ राइट मार के आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या दी इसमें, 20 क्वेश्चन। अब 20 जो क्वेश्चन है यहाँ पास लास्ट वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 20, केस्कोग्राफी से किसका मापन किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पास एक तो हो गया हमारा मापन वाला, एक हो गया वानस्पतिक नाम वाला। ठीक है, एक हो गया हमारा कि इसका विभवांतर कैसे नहीं, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। विभवांतर वाला हो गया, साइंस में बात करें तब की। ठीक, ये हम साइंस सब्जेक्ट को लेकर चलें तो अब यहाँ पर देखिए फिलहाल केस्कोग्राफी में किसका मापन किया जाता है, तो बताएंगे भाई केस्कोग्राफी में ये जो मापन किया जाता है पौधों की वृद्धि का। ठीक, यदि हमसे ये पूछा जाता है कि केस्कोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, तो हम क्या बताते, जगदीश चंद्र बोस ने, है ना, यही बताते हैं। क्योंकि जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था, सबसे पहले जो है केस्कोग्राफी का आविष्कार किया था। ठीक, तो इस चीज़ को आपको याद में रखना है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पास अदर, जो अदर ऑप्शन में दिया है। अदर ऑप्शन की बात करें, सेकंड, आर्द्रता मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का। ठीक है, उच्च ताप मापने में पायरोमीटर का, जैसे कि सूर्य की ताप उच्च होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है इसमें, तो उसके मापन के लिए क्या किया जाता है, पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पास दिया है वायु दाब मापने में, तो इसका मापन किससे किया जाता है, आप मुझे इस ऑप्शन का, ठीक है, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे, और अपने प्यार भरे कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर भी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।